इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर पे, जो परसेंट लगा होता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? डिबेंचर पे जो परसेंट लगा होता है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, बात समझ में आ गई? डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जितना टोटल अमाउंट डिबेंचर का होगा उसका उतने परसेंट निकाल देना, वही हमारा क्या हो गया? डिबेंचर पर इंटरेस्ट। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी उस इंटरेस्ट को कैसे पे करती है? हाफ ईयरली या साल में एक बार। वो कंपनी के क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री मेनली आपको 3 ही एंट्री करनी है, दिस वन एंड दिस। पहला है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बना इस क्वेश्चन में? वैसे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बना आपका? साल भर का आप सपोज करके लेके चल रहे हो, तो साल भर का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? टोटल अमाउंट कितनी है? 10,000। 1 लाख का 10% आपने निकाल लिया, कितना? 10,000 बना। इंटरेस्ट कितना? 10,000। समझ में आ गई बात? टीडीएस को क्या कहते हैं शॉर्ट में? टैक्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब इस इंटरेस्ट पर टैक्स कितना पे करना है उसी को कहते हैं टीडीएस। उसी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में दिया होगा टीडीएस रेट, क्वेश्चन में दिया होगा। सपोज करो 20% दिया है, टीडीएस रेट कितना दिया है? 20%। तो आपको करना क्या है? इस 10,000 का 20% लिख देना टीडीएस में। कितना आ जाएगा ये? 2,000। तो बाकी कितना बचा? डिबेंचर होल्डर को पे कर। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना बना आपका? 10,000, जिसमें से 2,000 तो कैसे चले गए? टैक्स के। बाकी 8,000 किसके पास चले गए? डिबेंचर होल्डर के पास चले गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब आगे देखिए, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? जो डिबेंचर होल्डर की अमाउंट है वो अगेन यहाँ लिखेंगे आप, कितना? 8,000। और टीडीएस की अमाउंट कितना लिखेंगे? 2,000। टोटल कितना बन गया? 10,000। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री में ड्यू की एंट्री है कि हमने ड्यू किया कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनता है जो हमें पे करना है। दूसरे में हमने पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा दे दिया? 8,000। टीडीएस किसको देना है? गवर्नमेंट को। टीडीएस गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया? 2,000। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 10,000। हमने लिखा है बीइंग इंटरेस्ट पे एंड टीडीएस पेड टू द गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? 2 एंट्री हो गई। साल के लास्ट में ये एंट्री कभी भी की जा सकती है, लेकिन साल के लास्ट में 31 मार्च को ये एंट्री जरूर करनी होती है कि जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा किस में ट्रांसफर करना होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीयर। इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीयर में कितना लिखोगे? इंटरेस्ट कितना था तुम्हारा? 10,000। बात समझ में आ गई? ये 3 एंट्री होनी है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको टीडीएस दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? हट जाएगी, टीडीएस लिखने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, ये एंट्री कई बार अलग अलग कर सकते हो आप। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते। ठीक है, बुक में ऐसे भी। ये वो पॉइंट है जो क्वेश्चन करने के लिए इम्पोर्टेंट। अब मैं वो पॉइंट बताने वाला हूं जो एग्जाम में आपके किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो आपकी बुक में आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखा है। ये पॉइंट ही आपको बार बार देखना है, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आपको रिवीजन चलता रहे। समझ में आया ना? जितनी बार रिवीजन करोगे, जैसे खाली टाइम बैठा वैसे आपने लगा लिया, सुनते रहोगे, आपको ये पॉइंट सारे याद हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझना है ध्यान से। पहला है पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो बुक में है। पहला पॉइंट है, सर पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर है 9.39। लिखा तो इसने एक लाइन में, लेकिन इसका मतलब अच्छे से समझ लो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला है जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? पहली लाइन आप ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
क्या है, ये लाइन दिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको एग्जाम में ऑप्शन होंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब पूछो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट डिवेंचर पे देना ही देना है, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब प्रॉफिट एक्चुअल पता करने के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर घटा दोगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। क्लियर हुआ? अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, दोबारा समझो अच्छे से। कंपनी के पास सपोज करो 1 लाख का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। क्या हुआ? कलेक्ट, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। उसमें से वो बहुत सारे खर्चे घटाएगी, उसमें से एक खर्चा ये भी घटाएगी। क्या घटाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तब कंपनी का एक्चुअल क्या पता चलेगा? प्रॉफिट पता चलेगा। क्या पता चलेगा? तो चूंकि प्रॉफिट निकालने के लिए आपने इंटरेस्ट को क्या किया है? माइनस किया, इसलिए इसको कहा गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बात क्लियर हो रही? इसलिए इसको क्या कहा गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब कंपनी को प्रॉफिट हो गया, अब इस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा कंपनी रखेगी रिजर्व में, हो सकता है कुछ जनरल रिजर्व में रखे, कुछ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखे। इस चीज को कहेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के बाद जो हिस्सा हम रख देते हैं किसी रिजर्व के लिए, किसी विशेष पर्पज के लिए, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अंतर समझ में आ गया? कभी कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर में भी आप ये दो शब्द पीछा नहीं छोड़ने वाले। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट निकालने के लिए जो खर्चा घटा देते हो उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम डिवाइड करते हैं, कुछ रिजर्व में रखते हैं, कुछ रखते हैं ना, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या हुआ? पहली बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ? पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया अच्छे से? भूलेगा नहीं ना, वीडियो देखते रहना, बार बार नहीं भूलोगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बड़े ध्यान से सुनना, पहली लाइन हो गई, समझ में आ गई। दूसरी बात ये बोला है कि डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है? नॉमिनल वैल्यू पे। अब बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन घुमाने वाले कैसे घुमाएंगे? वो कहेंगे 1000 10% डिवेंचर इशू किया एट द रेट ऑफ 100 ईच। समझ में आ रही बात? 1000 डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100, इशूड किया 95 में। कितने में इशू किया? 95 में। समझ में आ गई बात? तो इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100। इशू प्राइस क्या है इसका? 95। उसने बोला है कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट किस पे निकालना है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। और उसका कितने परसेंट निकाल दो? 10%। ये होगा आपका क्या? इंटरेस्ट। आप एग्जाम में ऐसे मत करना कि हमने 1000 डिवेंचर खरीदे हैं, है ना, 1000 डिवेंचर और इशू प्राइस कितना है? 95, यानी कितने के होंगे? 95, और उसका 10% कितना होगा? 9500। ऐसे नहीं होगा, ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन। इशू प्राइस पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब निकलेंगे? नॉमिनल फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा। जितने भी डिवेंचर हो सकता है, डिवेंचर तुम किस पे इशू कर दो? प्रीमियम में कर दो, तब तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या उस पे निकलेगा? नहीं निकलेगी। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन कि डिवेंचर हमने 10,000 के डिवेंचर 110% प्रीमियम पे इशू करें, अब बताओ इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पे, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। बात क्लियर हो गई? दूसरी 2 पॉइंट क्लियर हो गए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा है इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मैंने बताया था ना, डिवेंचर हम इशू करते हैं किस लिए? कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे। डिवेंचर हर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर हम इशू करेंगे तो उस पर
इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं करें। एग्जाम में क्वेश्चन बना है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉट कैलकुलेटेड व्हेन डिवेंचर आर इशूड, अटैच करके लिखा होगा। तो आपको याद रहेगा कब डिवेंचर इशू किए जाएंगे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर जब इंटरेस्ट इशू किए जाएंगे तो उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। समझ में आ गई बात, कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। 3 पॉइंट क्लियर है, एक एक पॉइंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट है बैलेंस इन डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीयर। ये हमने लास्ट में जो एंट्री करी है ना, कि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो होता है लास्ट में कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीयर में। आपने पहले भी फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा 11th में पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल के डेबिट में आया करता है ना। इसलिए इन डिवेंचर पर इंटरेस्ट खर्चा है, क्या है, एक्सपेंस है। क्यों है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी होते हैं सारे खर्चे कहां लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। इसलिए ये बोले लाइन बोला है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोला, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे खर्चे कहां ट्रांसफर होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, क्लियर हो गई लाइन। अगली लाइन पर ध्यान से सुनना, 5वीं लाइन, इफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज नॉट पेड। बहुत अच्छी लाइन, जब हमने आपको बैलेंस शीट समझाई थी ना उस वक्त भी हमने डिटेल में समझाया था, और दोबारा समझोगे। इज नोन एज इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इसको मिटा दो थोड़ा तो आपको क्लियर हो जाए। अब तो आपके सामने वीडियो भी होगी ना, तो पॉज करके लिखते रहना, समझते रहना। देखो दो शब्द मिलेंगे यहां पर, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट किसका है, आदर्श पांडे काट दिया। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, और दूसरा होगा इंटरेस्ट एक्रूड और स्टैंडिंग, है ना, वो तो उसका नाम है। दूसरे इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इसे कहते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। दोनों लाइन को बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा तो ये एग्जाम में ये पूछेगा कि बताओ इसका मतलब क्या है, या बैलेंस शीट में कहाँ आता है। ठीक है ना, उन दिनों मैंने समझाया था, समझना बड़े ध्यान से। डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। सपोज करो डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं 6 महीने में, कब देते हैं, 6 महीने में। तो पहला डिवेंचर का हमने इंटरेस्ट दिया, सपोज करो हमारा साल अप्रैल से चालू होता है, हमने इंटरेस्ट देना चालू किया कि पहली बार हम कब देंगे, अप्रैल में देंगे, फिर 6 महीने बाद कब होगा, अक्टूबर होगा, अक्टूबर में देंगे, फिर अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। और हमारा ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। समझ में आ रही बात। तो पहला इंटरेस्ट हमने पे किया, सपोज करो 6 महीने में, हमारा साल चालू हुआ 1 अप्रैल से, जब से चालू हुआ 1 अप्रैल से, 6 महीने पूरे हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में हुए 30 सितंबर, यानी 1 अक्टूबर को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। समझ में आ रही बात, कब पे कर दिया, 1 अक्टूबर। और फिर दूसरा इंटरेस्ट कब बनना है, 31 मार्च। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट सपोज करो कितना बनना है, 10,000, 2 बार पे करना है, कितना 5,000। तो पहला इंटरेस्ट कब पे कर दिया, अक्टूबर में, दूसरा इंटरेस्ट कब पे कर दिया, 5 में। जब साल का लास्ट हुआ तो आपने डिबेंचर पे सारा इंटरेस्ट पे कर चुके हो, 31 मार्च को देखे तो पूरा इंटरेस्ट हमने पे कर चुका। यानी डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया और पे भी हो गया, है ना। तो इसे क्या कहें, पे हुआ हो ना हुआ अलग चीज है। हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्रू भी हुआ और ड्यू भी हुआ, पे नहीं हुआ है। पे हो जाता तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। समझ आ रही बात। डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्रू हुआ, एक्रू कब हुआ आपका,
1 अक्टूबर को, और उसी दिन आपका ड्यू भी हो गया। यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना एक्रू हुआ 31 मार्च को, और ड्यू भी हो गया। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। इस केस में समझते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू, बड़े ध्यान से समझना। अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट, इसमें एग्जांपल भी दिया है, डेट दी है ना। आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो पे करते हो ना 6 महीने में पे करते हो, तो आपका साल चालू होता है अप्रैल से, तो आप पहली बार डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करते हो 31 दिसंबर को, और फिर आप डिवेंचर इंटरेस्ट के कब पे करते हो, जून में। कब पे करते हो, क्लियर हो गई बात। 5000 का इंटरेस्ट आपका यहाँ होता है, 5000 का इंटरेस्ट आपका यहाँ होता है। अब देखा पहला इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ 31 दिसंबर को, कोई दिक्कत नहीं, साल के पहले। लेकिन दूसरा इंटरेस्ट जून में हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है आपका 31 मार्च आ जाता है। लेकिन डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब देना है आपको, जून पे देना है। तो आप पहले दिसंबर से मार्च तक का निकालोगे, डिवेंचर कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ। डिवेंचर पर 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट आपका क्या हुआ, एक्रू हुआ है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा जाके 30 जून को। समझ में आ रही बात, क्योंकि आप पे करने वाले कब हो उसको 6 महीने पे करते हो, तो आप पहला दिसंबर में कर दिया, दूसरा कब पे करोगे, जून में। तो आप 31 मार्च को जब आप क्या दिखाओगे, 31 मार्च को क्या दिखाओगे आप बैलेंस शीट में जब दिखाओगे, तो यहाँ का इंटरेस्ट कितना बनता है आपका 5000। इससे तो ये दिखाओगे आप इंटरेस्ट ड्यू पूरा दिखाओगे। लेकिन इस वाले केस में आप 3 महीने का इंटरेस्ट जो भी बनेगा, सपोज करो कितना बनता है 3000, इससे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू। इतना इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होने वाला है आपका 30 जून को। बात क्लियर हो गई दोनों में, क्लियर अच्छे से नहीं है तो पूछो। इंटरेस्ट यहाँ पर जब बनता है साल के लास्ट में ही बन गया, तो यहाँ एक्रूड भी हो गया, ड्यू भी हो गया सेम ईयर में। यहाँ इंटरेस्ट एक्रू तो हुआ, लेकिन ड्यू कब होने वाला है ना, अगले साल। इसलिए इसे कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू। ये लाइन बहुत अच्छे से। और दोनों ही चीजें ध्यान रखना बैलेंस शीट के एक हेड में आती हैं, जिसे कहते हैं अदर करंट लायबिलिटी। जिसे क्या कहते हैं, अदर करंट लायबिलिटी। एग्जाम में पूछेगा कि बताओ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू कहाँ आएगा, तो आप कहाँ लिखोगे, करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेड होता है, इसके अंदर अदर करंट लायबिलिटी। वैसे इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू भी कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटी में। देख ली अगली लाइन इसमें ये लिखी है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट। क्लियर है, ये साथ के साथों पॉइंट क्लियर है। आप बार बार आपके पास वीडियो होगी, आप बार बार जरूर देखना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जरूर बनेगा फ्यूचर के लिए। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो।